Hi, welcome back. So, today in this video, we are going to discuss some major theories of motivation and also अलग-अलग psychologist ने कौन-कौन सा अपना contribution दिया है towards understanding motivation. ठीक है, तो अगर आपने बेसिक लेवल नहीं क्लियर किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एलिमेंट्री लेवल की चीज़ें पढ़ लो। तो आप इसी चैनल के वीडियोस सजेस्ट मतलब ये देख सकते हो जा करके। क्लास 11th 12th में भी हमने डिस्कशन किया था मोटिवेशन के बारे में, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स दे दूँगी, तो आप उससे अपना पहले बेस लेवल क्लियर कर लो, फिर आप ये थोड़ा-सा एडवांस आकर के वीडियो वापस से देखना। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोटिव्स के बारे में। मोटिव्स को एज इन्फरेंसेस, एक्सप्लेनेशंस एंड प्रिडिक्टर्स देखा जा सकता है, क्योंकि मोटिव्स का एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको आप देखते हो हमेशा वो बहुत ही मेहनत कर रहा है, बार मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो लगभग जो भी उसके टास्क आते हैं उसके सामने वो उसमें बहुत मेहनत करता है। तो हम एक तरीके से इन्फर करते हैं कि उसका मोटिव यहाँ पे क्या हो सकता है, कि उसे या तो अचीवमेंट चाहिए या तो उन चैलेंजेस में उसको खुद को मास्टर करना है। तो इस टाइप का कोई भी हम एक इन्फरेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे इन्फरेंसेस हैं, इफ़ आर इन्फरेंसेस अबाउट मोटिव्स आर करेक्ट, अगर वो करेक्ट हुए तो वो एक पावरफुल टूल हो सकता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे हम किसी भी मोटिव्स की बात करते हैं, अब ये मोटिव्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में, क्योंकि हमने कोई भी इन्फ्लुएंसेस बनाया, कोई भी एक पर्सन का बिहेवियर था, जैसे उस बच्चे का बिहेवियर क्या था, वो हर उसके सामने जो भी चैलेंज आता था वो उसमें बहुत ही हार्ड वर्क करता था। तो उसमें हमने वहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस बनाया कि उसे उन चैलेंजेस में मास्टरी करनी है या कुछ अचीव करना है। तो इसी तरीके से अगर हम मोटिव्स को यूज़ करते हैं तो उससे बेसिकली हम बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। So, if a psychologist or anyone knows that Phil has a high achievement need, तो वो क्या करेगा, रीजनेबली एक एक्यूरेट प्रोडिक्शन बना करके देगा, उस बिहेवियर को बेसिकली हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो अब अगर हम कुछ मेजर थ्योरीज की बात करते हैं तो ये बिल्कुल स्टार्ट होता है फ्रॉइड से। फ्रॉइड ने 1940-49 के आसपास ये ड्राइव थ्योरी के बारे में बताया, जहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे पुश थ्योरीज होती हैं मोटिवेशन के लिए, या फिर कैसे हमारा बिहेवियर जो है, हमारा जो ड्राइविंग स्टेट है वो हमें गोल की तरफ पुश करता है। तो इन्होंने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई थी ड्राइव थ्योरी में, जहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे जो क्या नाम है, एक ड्राइव होती है हमारी, एक स्टेट होती है जहाँ पर हम धीरे धीरे वो एक मोशन लाते हैं बॉडीली नीड्स के थ्रू या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के थ्रू, फिर वो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है, जैसे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। फिर वो गोल जब हम अचीव कर लेते हैं तो हम एक रिलीफ की स्टेट में आते हैं। रिलीफ की स्टेट में आने के बाद वापस से एक बार वो एक दूसरी ड्राइव आ जाती है। तो बेसिकली फ्रॉइड ने ये चीज़ें इंक्लूड की। अब टिनबर्गन एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1951, लॉरेंस एंड लेहौसन 1973, इन लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने नोटेबली, ये लोग इथियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने प्रपोज किया कि कैसे इलेबरेट सेट हो सकता है ऑफ इनबॉर्न ड्राइविंग मैकेनिज्म्स। तो कुछ अदर ड्राइव रिलेटेड थ्योरिस्ट थे जिन्होंने एम्फेसाइज किया था ऑफ ऑन द रोल ऑफ लर्निंग इन द ओरिजिन ऑफ ड्राइविंग स्टेट, जैसे कि लर्न ड्राइव्स, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि पर्सन के ट्रेनिंग के थ्रू या पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो एक ड्राइव आई, जैसे कि develops a drive to get the substance if therefore pushed in that direction, and in the realm of human social motives, people are used to have learned drives for power, aggression, achievement, ठीक है। तो जैसे हमारे जो सोशल मोटिव्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो वो किस तरीके से बेसिकली हमें एक तरीके का हमारे लर्निंग है, हमारा पुराना कोई एक्सपीरियंस है, या हमने अपने एनवायरनमेंट में वो चीज़ लर्न की हुई है, तो आज वो हमारा एक लर्न ड्राइव बन जा रहा है, ठीक है। तो ड्राइव थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने बात कर ली फ्रॉइड की, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि कैसे पुश थ्योरी होती है, पुश थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन होती हैं, या बेसिकली हमारा बिहेवियर पुश होता है टूवर्ड्स गोल्स बाय ड्राइविंग स्टेट विद इन द पर्सन और एनिमल। फिर जो तीन साइकोलॉजिस्ट थे, टिनबर्गन, लोहर्सन एंड लेहसन, 1951 और 73 में इन लोग ने बताया कि कैसे इलेबरेट सेट ऑफ इनबॉर्न ड्राइविंग मैकेनिज्म्स होते हैं, और कुछ और अलग से ड्राइव थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ पे भी एम्फेसाइज किया कि लर्न ड्राइव्स होती हैं, दे कॉल्ड देम ओरिजिनेट इन द पर्सन और एनिमल्स ट्रेनिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस, दस डिफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो ये एक दूसरे एक
एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अलग अलग हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंसेंटिव थ्योरी की। इंसेंटिव थ्योरी कहीं ना कहीं जो है ड्राइव थ्योरी के बाद परहैप्स अप्लाई होती है, क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स पे बेस्ड थी, हंगर, थर्स्ट, सेक्स फॉर एग्जाम्पल। Suppose, for instance, that we compare the motive, goal directed behavior of two group of rat which have equivalent hunger drive. The rat in both the group have starved for a day. One group is given a very tasty food, chocolate chip cookies, perhaps, while the other group gets plain old lab rat chow. As you might expect, the chocolate chip group would probably eat far more than what the lab chow group. There is something about the goal itself that motivates the behavior. Perhaps that is even clearer in the case of sexual motives. सो बेसिकली इसका कहना ये था कि जो हमारी ड्राइव थ्योरी थी उसने क्या बताया कि कहीं ना कहीं हमारी बायोलॉजिकल मोटिव्स होती हैं, हंगर, थर्स्ट और सेक्स जैसी चीज़ें, जिसकी वजह से हमारा कोई बिहेवियर डिराइव्ड होता है या डायरेक्ट होता है। तो अब इसमें इन लोगों ने बेसिकली कंपेयर किया मोटिव्स को। जब देखा गया कि कुछ रैट्स को चॉकलेट चॉकलेट चिप कुकीज़ दी जा रही है, वहीं पे कुछ रैट्स को नॉर्मल खाना दिया जा रहा है, तो कैसे वो जो चॉकलेट चिप वाले हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं। तो एक तरीके से जो हमारा गोल है वो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करता है, और ये अलग अलग भी होगा। तो जो स्टिमुलस का कैरेक्टरिस्टिक है, गोल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमारे बिहेवियर को ट्रेन कर रहा है। तो ये जो बेसिक आइडिया था अबाउट इंसेंटिव मोटिवेशन, ये बोलेज ने और पैफमैन ने दिया था 1975 और 82 में। तो इन लोगों ने ये बताया कि द गोल ऑब्जेक्ट विच मोटिवेट्स बिहेवियर आर नोन एज इंसेंटिव, यानी कि वो जो एक गोल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कुछ रैट्स के लिए चोको चिप कुकीज़, वो मेरे बिहेवियर को मोटिवेट कर रही है, तो वो जो गोल ऑब्जेक्ट था वो मेरा इंसेंटिव बन जाएगा, है ना। एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेनी इंसेंटिव थ्योरीज इज दैट इंडिविजुअल एक्सपेक्ट प्लेजर फ्रॉम द अटेनमेंट ऑफ वॉट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंसेंटिव्स। जहाँ पर हमें एक प्लेजर मिल रहा है वो हमारा पॉजिटिव इंसेंटिव हो गया, और जहाँ पर हम अवॉइड कर रहे हैं, इंसेंटिव नहीं चाह रहे हैं, वो हमारा नेगेटिव इंसेंटिव्स हो गया। In a workday world, motivation seems to be more a matter of expected incentives. जैसे expected incentives होते हैं, हमारे wages होते हैं, salaries होती हैं, हमारे bonuses होते हैं, या vacations होती हैं, and the like, than of drives and their रिडक्शन। तो इंसेंटिव थ्योरी में हमने किसका नाम पढ़ा? बोलेस का और पैफमैन का, जिन्होंने बेसिकली ये बताया कि बेसिक आइडिया क्या है इंसेंटिव मोटिवेशन का। इंसेंटिव मोटिवेशन प्लेजरेबल भी हो सकती है, जो कि पॉजिटिव हो जाएगी, और व्हेन वी आर अवॉइडिंग इट तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी की। ये बेसिकली हिडनिस्टिक व्यू है मोटिवेशन का, जो कि ये बोलता है कि दैट वी आर मोटिवेटेड टू सीक गोल विच गिव्स अस गुड इमोशनल फीलिंग एंड टू अवॉइड दोज रिजल्टिंग इन डिस्प्लेजर। तो जो हिडनिस्टिक व्यू है मोटिवेशन का, वो ये कहता है बेसिकली कि हम ऐसी चीज़ों की तरफ मोटिवेटेड होते हैं जहाँ पर हमें एक अच्छी इमोशनल फीलिंग मिलती है, एक उस इमोशनल फीलिंग से एक प्लेजर मिलता है, तो वो हमारा हेडनिस्टिक व्यू है, ठीक है। लेकिन जो ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी है वो इसी हेडनिस्टिक व्यू थ्योरी को ही लेती है, ठीक है। जस्ट दिस बिगिनिंग बिकॉज द थ्योरी हैज सम इंटरेस्टिंग थिंग्स टू से व्हाट इज प्लेजेंट एंड व्हाट इज अनप्लेजेंट। तो सोलोमन कॉर्बेट ने 1974 और सोलोमन ने 1980 में बताया बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज सेज अबाउट प्लेजर एंड डिसप्लेजर। तो इन्होंने जब ओपोनेंट प्रोसेस की बात की तो इन्होंने प्लेजर और डिसप्लेजर की भी बात की, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने कैसे समझाया कि द प्रोसेस, for example, opponent processes in motivation, the duration of an emotion provoking situation is basically जहाँ पर उसको लोड स्टेट में फील हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, तो एक विमेन है जो कि काम करती है ऑफिस में, ठीक है। अब उसको क्या हुआ, उसने अचानक से डिस्कवर किया कि उसके ब्रेस्ट में कोई उसे लंप फील हो रहा है, तो इमीडिएटली उसे डर लगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्टिल रखी, और जो भी वो रो रही थी उसका जो पेस था बहुत ज़्यादा, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हो गया अब, क्योंकि अचानक से उसे पता चला इस चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा डर गई वो। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद उसने अपना कंपोजर रीगेन किया, रोना बंद किया और अपने काम में वापस लग गई। अब इस पॉइंट पे वो टेंस है, वो डिस्टर्ब भी है, लेकिन उतना ज़्यादा टेरिफाइड और डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट कर रही है कि हाँ, ये सिम्टम्स यूजुअली जो हो गए हैं उसके साथ, वो उसकी वजह से उसको एक इंटेंस एंजाइटी दे सकते हैं। अब इस स्टेट में
वो अपने डॉक्टर को कॉल करती है, अपॉइंटमेंट बुक करती है। कुछ घंटों के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकलती है। अभी भी वो टेंस्ड है, उसे डर लगा हुआ है, वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा उदास है अभी इस समय। डॉक्टर उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसे इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं, कैंसर की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है और कोई भी चिंता की बात नहीं है, ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है आपको, लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत आपको नहीं है। अब कुछ मिनट के बाद वो लेडी जो है जैसे ही डॉक्टर के ऑफिस से निकलती है, अब वो मतलब नॉर्मली स्माइल कर रही है। अब वो इतनी खुश है कि वो स्ट्रेंजर्स को भी ग्रीट कर रही है और मतलब बहुत ही ज़्यादा यूफोरिक मूड में चली गई है बेसिकली। सारी एक्टिविटीज़ अपनी एंजॉय कर रही है, नॉर्मल ड्यूटीज़ अज्यूम कर रही है और उसका वो जॉय अब दिख रहा है, जो शायद उसके कैरेक्टर में नहीं था। कुछ घंटे बाद हावेवर वो नॉर्मली काम करने लग जाती है, वापस से अपने स्टेट में वापस आ जाती है। अब उसका इमोशनल एक्सप्रेशन बैक टू नॉर्मल है और वो एक और मतलब बेसिकली शी वंस मोर हैज़ द पर्सनैलिटी इमीडिएटली रिकग्नाइजेबल बाय ऑल हर फ्रेंड्स। गॉन इज़ द यूफोरिया। और अब उसको कोई भी हिंट नहीं है, जो भी उसने वो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस पहले एक्सपीरियंस किया था, तब उसका कोई भी हिंट नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो द प्रोसेस कैन गो अदर वे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन यूजिंग हेरोइन फॉर द फर्स्ट टाइम may feel an initial rush of intense pleasure, followed by less intense good feeling, and then by craving and displeasure before the emotional motivating state returns to normal, the baseline. Starting from the baseline shows the general course followed by emotional state. अब यहाँ पे एक पीक आएगा, ठीक है, एक पीक जब आएगा इमोशनल मोटिवेशन स्टेट का, उसको हम मान के चलते हैं वो स्टेट ए है, ठीक, जो कि हमारे इमोशन प्रोवोकिंग सिचुएशन के बाद आया। नाउ स्टेट ए कैन बी प्लेजरेबल या फिर अनप्लेजेंट इमोशनल। अब जैसे जो लड़की का केस था, वहाँ पर जो इमोशनल मोटिवेशनल स्टेट आई थी, स्टेट ए आई थी, वो उसके लिए डिसप्लेजर वाली थी, लेकिन यहाँ हेरोइन के केस में प्लेजरेबल वाली थी। Next, the emotional provoking stimulus is still present. The intensity adapts and declines to steady state, while the emotional provoking situation terminates. An after reaction occurs in which the emotional motivation state B is opposite to state A. अब क्या हुआ, जो हीरोइन वाली थी, जिसने हीरोइन लिया था, जिस लड़के ने, वो आ गया धीरे धीरे, जो उसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, बेस लाइन की तरफ आ रहा है, वो अब जब ग्राफ नीचे आ रहा है वहाँ पर उसको डिस्कम्फर्ट है, डिस्प्लेजर है। वहीं पे जो विमेन है, उसका जब ग्राफ नीचे बेस लाइन की तरफ आ रहा है तो वो प्लेजरेबल है। ठीक है, तो अब इसी सेम केस को हम समझते हैं, जिससे हमने स्टेट्स को समझ लिया। अब जो स्टेट बी है वो ओपोनेंट स्टेट हो गई है, क्योंकि वो जो बेसलाइन थी वो ग्रेजुअली दोबारा से रीच होगी। अब यही सीक्वेंस रहता है इमोशनल मोटिवेशन चेंजेस का। तो ये जो थ्योरी है बेसिकली, इसने हमें बताया कि कैसे एक बेस तैयार हुआ है लर्न मोटिव्स का, क्योंकि द हीरोइन एडिक्ट रिक्वायर्स अ नीड फॉर द ड्रग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि हीरोइन एडिक्ट हो गया है ना, उसे अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं विड्रॉल की वजह से। Some people acquire a need to seek thrill in order to experience elation after the danger is over. वहीं दूसरी तरफ उस लड़की के केस में क्या था कि उसे थोड़ा सा वो इलेशन, थोड़ी सी वो खुशी चाहिए थी, ये चीज़ अज्यूम करने के लिए, चीज़ फील करने के लिए, इस थ्रिल को देखने के लिए कि हाँ ठीक है, वो जो डेंजर था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये हो गई हमारी ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। ओपोनेंट प्रोसेस आपको समझा कि एक स्टेट, एक ही कंडीशन आएगी जहाँ पे इमोशन मोटिवेशन स्टेट प्लेजरेबल की तरफ है या डिसप्लेजरेबल की तरफ हो सकती है। वहीं पर एक बेसलाइन आता है स्टेट बी का, जो कि डिसप्लेजरेबल की तरह से आता है। ठीक है, बेसलाइन से पीक हुआ, स्टेट ए तक गया, डिक्लाइन ऑफ स्टेट ए टू अ स्टडी स्टेट। जो स्टेट ए थी वो अब एक नॉर्मल स्टडी फेज में आ गई। स्टेट बी में डिक्लाइन ऑफ स्टेट बी टू बेसलाइन। अब हम समझ लेते हैं ऑप्टिमल थ्योरीज को। ऑप्टिमल लेवल थ्योरीज में आपके जो बेसिक साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनका नाम है फिस्के एंड मैडी 1961 एंड ब्रिलेन इन 1971। तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया, जस्ट राइट थ्योरीज। द इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड टू बिहेव इन सच अ वे टू मेंटेन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल। ठीक है, यानी कि पर्सन जो है वो एक लेवल में, मतलब एक उसमें काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है, एक ऑप्टिमल लेवल मेंटेन कर रखने के लिए मोटिवेटेड है। ठीक है, बेस्ट लेवल ऑफ अराउजल दैट इज प्लेजरेबल।
For instance, if arousal is too low, the person will seek situations or stimuli to increase the arousal. अब अगर arousal low होगा तो obvious सी बात है person को थोड़ा सा situations और stimuli ऐसे चाहिए रहेंगे जिससे कि वो उसका arousal increase हो सके. और वहीं पर अगर arousal बहुत ज़्यादा है तो person अपने behavior को इस तरीके से direct करता है कि वो उस behavior को और ज़्यादा calm down कर सके और arousal को अपने कम कर सके. जैसे कि आप इमेजिन करो कि आप एक वर्क डे पे हो, एक्सट्रीमली बिजी है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में हो रही हैं और आप अपने आप को हाईली अराउज्ड फील कर रहे हो, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर आप मतलब अपने आप को ऐसी चीज़ें करोगे जैसे टेकिंग द फोन टेलीफोन ऑफ, या फिर हुक से निकाल दोगे. बेसिकली आप कुछ ऐसी चीज़ें करोगे कि उस अराउजल का आप ओवरलोड कम कर पाओ, है ना. इन डूइंग सो आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि आपका जो ऑप्टिमल अराउजल का लेवल है वो मेंटेन हो पाए. वहीं पर अगर लो लेवल्स ऑफ अराउजल हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, आपको बहुत बोर्डम फील हो रही है, तो आप अपने बिहेवियर को कैसा मोटिवेट करते हो कि आप उस अराउजल लेवल को इंक्रीज कर सको और एक ऑप्टिमल लेवल पे आ पाओ. अभी जब हम बायोलॉजिकल मोटिवेशन की बात करेंगे तो ही यहाँ पर वो होम्योस्टेटिस वाली बात आती है, बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. ऑल राइट. सो अभी हमने बात कर ली बायोलॉजिकल मोटिवेशन की, तो वहाँ पे आ जाते हैं. बायोलॉजिकल मोटिवेशन लार्जर एक्सटेंट में हमारे फिजियोलॉजिकल स्टेट से मिलता जुलता है, जहाँ पर हम हंगर, थर्स्ट, डिज़ायर फॉर सेक्स, टेम्परेचर रेगुलेशन, स्लीप, पेन अवॉइडेंस, नीड फॉर ऑक्सीजन, ऐसी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं. अब हमने बात कर ली अराउजल ऑफ बायोलॉजिकल मोटिव्स की. तो फिजियोलॉजिस्ट ने ये चीज़ डिस्कवर की कि एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है जिससे कि हम अपना बैलेंस्ड कंडीशन मेंटेन करते हैं. और कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे बायोलॉजिकल मोटिव स्टेट्स के अराउजल को मेंटेन करने के लिए. जैसे सेंसरी स्टिमुलाइज होते हैं या इंसेंटिव्स होते हैं, तो वो हमारे अराउजल को या दूसरे ड्राइव स्टेट्स को मेंटेन करने में बेसिकली काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब अगर हम हंगर मोटिवेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि बेसिकली हमें हेल्प करता है लाइफ में सस्टेन करने के लिए, हमें एनर्जी देता है और तो और हमारे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें फूड से मिलते हैं उनको बेसिकली सस्टेन करने में हेल्प करता है. ठीक है. तो यहाँ पर बात आ जाती है एक्टिवेशन ऑफ हंगर की. तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे पहले किए गए हैं जिसके थ्रू ये कंक्लूड किया जाता है कि कैसे हमारी बॉडी एक हंगर स्टेट में जब होती है. तो मोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ हंगर मोटिवेशन बिलीव दैट levels or states of use of dissolved nutritive substances circulating in the blood are crucial for the activation of feeding. Homeostasis mechanism in feeding seems to be geared to keeping level of nutritive substances जैसे कि ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर का लेवल. अब मेयर ने 1955 में ये ऑब्जर्वेशंस किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जहाँ पे देखा कि ग्लूकोज जो है वो सिग्नल करता है हमारे हंगर को और हमें ट्रिगर करता है मोर बाय द रेट एट विच ग्लूकोज इज बीइंग यूज्ड बाय द बॉडी दैन बाय इट्स एब्सोल्यूट लेवल इन द ब्लड. ठीक है. तो ये मेयर ने ये चीज़ बताई अपने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कि बॉडी जो वो एक सिग्नल दे रहा है ना भूख का, वो तब दे रहा है जब देख रहा है कि ग्लूकोज में बॉडी किस तरह मतलब बॉडी ग्लूकोज को किस तरीके से कंज्यूम कर रही है. ठीक है. कौन से रेट पे उसका यूज़ हो रहा है, ना कि ब्लड में कितना एब्सोल्यूट लेवल प्रेजेंट है. फिर हाइपोथैलेमस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि क्रिटिकली इन्वॉल्व होता है हंगर मोटिवेशन में. और कई सारे ऐसे अदर बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं. ये स्टडी की थी ओम मुर्यू ने 1976 में, जिन्होंने इंडिकेट किया था कि नर्व सेल्स स्पेसिफिक रीजन्स में होते हैं हाइपोथैलेमस के, जो कि रिलेटेड है हमारी फीडिंग से और हमारे ग्लूकोज लेवल को भी मॉनिटर करते हैं. कुछ और इन्वेस्टिगेशंस की थी फ्राइडमैन ने और स्टिकर ने 1976 में, जिसमें इन्होंने इन्फॉर्म किया अबाउट ब्लड न्यूट्रिशन is carried to the brain along the nerve pathway called connecting the liver and the brain. फिर यहाँ पे आता है cessation of eating state, यानी कि stop eating signal. अब इसके लिए भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिसमें कि बेसिकली बताया गया है कि हमारे पेट में ऐसे न्यूट्रिएंट रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें ये स्टॉप ईटिंग का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं. फिर स्मिथ और गिब्स ने 1976 में बात की है कि इंजेक्शन ऑफ CCK यानी कि क्लोईसाइटोस्किन
into food deprived rats who are eating cause them to stop eating and to start grooming and other behaviors which are part of the society in rats. फिर ड्यूटस्टेट ने 1978 में बताया कि वन ऑफ द रीजन इज ऑफ दीज इंजेक्शन यूज टू प्रोड्यूस स्टेटिटी इन रैट्स एक्सीड्स दोज रिलीज्ड naturally. Another problem is that relatively large amount in this injection may make the experimental animals feel sick and therefore less inclined to eat. तो बेसिकली जो स्टॉप ईटिंग का सिग्नल है इसके बारे में हमने बात की. फिर अगर हम थर्स्ट मोटिवेशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है कि जहाँ पर स्टिमुलस फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इनिशिएटिंग ड्रिंकिंग, जिसमें किडनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. थर्स्ट मोटिवेशन कैसे होती है? थर्स्ट जो है ट्रिगर करता है लॉस ऑफ वाटर को ऑस्मो रिसेप्टर्स के साथ, जिसको सेल्यूलर डिहाइड्रेशन थर्स्ट बोला जाता है. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑल्सो रिजल्ट्स इन हाइपोवोल्मिया और अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड. तो स्टिकर 1977 में सेवरल स्टेप प्रोसेसेस रेन इन इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस नोन एज angiotensin 2 that circulates in the body and may trigger drinking. Although questions have been raised about the role of this hormone in drinking, तो इन्होंने बेसिकली इस आइडिया के बारे में बात किया कि कैसे हमारी बॉडी को ये सिग्नल आता है कि अब हमें पानी पीना है, which regulates the loss of water through the kidneys, but the physiological mechanism involved in maintaining the body's water level are not directly related or involved in thirst motivation or drinking. बल्कि जो थर्स्ट मोटिवेशन और ड्रिंकिंग है वो दो कंडीशंस के साथ ट्रिगर होती है. पहला, लॉस ऑफ वाटर अगर है सेल्स में या फिर रिडक्शन हुआ है ब्लड वॉल्यूम में, जहाँ पर वाटर लॉस हो रहा है बॉडीली फ्लूइड्स के साथ, water leaves the interior of the cells, thus dehydrating them. In the anterior or front of the hypothalamus are the nerves called osmoreceptors, जो कि जनरेट करती हैं nerve impulses when they are dehydrated. ये nerve impulses act करती हैं as a signal for thirst and drinking. अभी हमने हंगर और थर्स्ट मोटिवेशन की बात कर ली. अब हम आगे बात करते हैं सेक्सुअल मोटिवेशन की. सेक्सुअल मोटिवेशन यानी कि हमारा सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है हमारे फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे. सेक्सुअल मोटिवेशन एक सोशल वो भी है, थॉट भी है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अदर पीपल एंड प्रोवाइड्स अकॉर्डिंग टू मेनी द बेसिस ऑफ सोशल ग्रुपिंग्स इन हायर एनिमल्स. Sex is a physiological in the sense that is important part of our emotional lives. It can provide intense pleasure, but it can also give us agony and involve us in many difficult decisions. तो जैसा फ्रॉइडियन थ्योरी में भी बताया गया था, of personality, which to a larger degree is based on emotions centered on sex. ये जो सेक्शन है ये बेसिकली डिस्कस करता है कि how sex as a biological motive. So we need to remember that there is much more to sex than hormones and physiological responses. Even though we are considering it from a biological point of view, इसके और भी characteristics हैं which will set it apart from biological drives. तो अगर हम बात करते हैं सेक्स हार्मोन्स की जिनका ऑर्गेनाइजेशनल रोल है, तो ऑर्गेनाइजेशनल रोल सेक्स हार्मोन्स का क्या बोलता है कि कैसे वो अफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को और हमारे ब्रेन को. नॉट ओनली द बॉडी बट द ब्रेन टू सीम्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय सेक्स हार्मोन्स टू प्रीडिस्पोज अ पर्सन टू बिहेव इन मेल या फिर फीमेल के वेज में. ठीक है. अब इसमें जो सेक्स हार्मोन्स हैं इनका एक्टिवेशनल रोल भी होता है, बिकॉज if you think that clearly the female of many lower animal species as estrogen level in the blood rises during the reproductive cycle. The female of many species come into the what is called heat, basically जिसको हम heat बोलते हैं. Human females में on the other hand activation of sexual behavior by estrogen is problematical, क्योंकि कुछ studies ने दिखाया है as a peak of sexual interest at the midpoint of the menstrual cycle when estrogen levels are high. वहीं दूसरे स्टडीज़ ने इंडिकेट किया है ग्रेटर सेक्सुअल इंटरेस्ट अकर्स इमीडिएटली फॉलोइंग द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब ईस्ट्रोजन लेवल रिलेटिवली लो रहे हैं. इसके बारे में किसने बताया? बैनक्रॉफ्ट ने बताया 1978 में. फर्दर मोर मेनोपॉज के बाद व्हेन देयर इज एन ओवरऑल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, देयर इज लिटिल चेंज इन व्हाट विमेन सेक्सुअल ड्राइव इज इन मेल्स. बर्मेंट एंड डेविडसन ने 1974 में बताया कि लोअर एनिमल्स एंड ह्यूमन अलाइक अ सर्टेन लेवल ऑफ एन एंडोर्जेंस स्पेशली टेस्टोस्टेरोन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर सेक्सुअल बिहेवियर टू अकर एट ऑल.
Increases above this threshold have little or no effect on male sexual motivation and behavior. But increases of testosterone level above the necessary threshold do not turn on the male sexual drive, but it is as if males are primed or made ready for sexual behavior by their normal levels of androgens. So basically ऐसा नहीं है कि एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मेल टर्न ऑन हो रहे हैं, वो जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा बर्मेंट एंड डेविडसन ने बताया 1974 में. अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई, लर्निंग और सेक्सुअल बिहेवियर तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है सेक्सुअल बिहेवियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, बट स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एक्टिवेटिंग सेक्सुअल मोटिवेशन इन हायर प्राइमेट्स. इन अदर वर्ड्स, मच सेक्सुअल बिहेवियर इज टर्न्ड ऑन बाय द स्टिमुलाई. जैसे हम बात करते हैं टर्न ऑन वाले स्टेट की, तो लर्निंग का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है अराउजल से या फिर सेक्सुअल मोटिवेशन के एक्सप्रेशन से. लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स में सेक्सुअल बिहेवियर जो है टेंड टू बी अबाउट द सेम फॉर ऑल मेंबर्स फॉर ऑल द स्पीशीज. इट इज़ स्टीरियोटाइप्ड, रिफ्लेक्टिव, ऑटोमेटिक एंड ट्रिगर्ड बाय एप्रोप्रिएट स्टिमुलाइज इफ द हार्मोनल कंडीशंस आर राइट. वहीं पे जो ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर है उसके बायोलॉजिकल बेसिस भी हैं और तो और वाइड वेरिएशंस हैं जो कि पर्सन टू पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, विच विल एक्टिवेट सेक्सुअल बिहेवियर एंड इन द अदर वे सेक्सुअल मोटिव्स which is expressed. Much of the variability in human sexual behavior seems due to people's early learning experiences. Early learning is important not only for sexual behavior but for social motives as well. So social motives का topic अब हम next video में discuss करेंगे. For now I think that this would be enough and I होप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके डिटेल नोट्स मिल जाएंगे फ्रॉम द बुक मॉर्गन एंड किंग एंड सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.